तो देखते हैं मूवमेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो मूवमेंट यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो किसी को अंदर रहता है, किसी को बाहर जाने देता है। तो उसी का वही देखेंगे किस प्रोसेस से वो अंदर आता है जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न में होता है क्या कि मूवमेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जिसका हायर कंसंट्रेशन वो उधर से जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती का धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है, तो डिफ्यूज़न का जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम, सॉलिड में ना के बराबर थोड़ा सा। ये है डिफ्यूज़न। और दूसरा प्रोसेस जो है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में भी होता है मूवमेंट, इसमें भी होता है हायर से लोअर, लेकिन थ्रो जो होता है ना वो सेमी परमेबल बेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता इसमें। तो ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस कहाँ होता है, रूट जो होता है, रूट भी जो एब्जॉर्ब करता है वाटर, रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न था, जो मॉलिक्यूल्स जो हायर से लोअर जाता था। तो जैसे कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन जो बाहर हो इनसाइड सेल हो, कंसंट्रेशन इसके इनसाइड सेल इज ग्रेटर देन आउटसाइड। कंसंट्रेशन जो इनसाइड है इसमें ग्रेटर देन होगा आउटसाइड। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन जो है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो हाइपरटोनिक में जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट से, आइसोटोनिक में बराबर हो जाएगा, और हाइपोटोनिक में सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं हाइपरटोनिक जो है उसमें हायर सॉल्यूट आउटसाइड। ठीक है, ये जो सॉल्यूट है सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, यानी सॉल्यूट के बाहर की बात हो रहा है। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो हायर वाटर इनसाइड। ठीक है, वाटर इनसाइड ज़्यादा है। ठीक है, और वाटर मूव्स आउटसाइड। सो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वाटर जैसे बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रंक्स, यानी कि सिकुड़ जाएगा। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आने वाला, इक्वल सॉल्यूट इक्वल वाटर, नॉन नॉर्मल। हाइपोटोनिक में हायर सॉल्यूट इनसाइड ज़्यादा है। ये क्या हो गया, एक तरह का डाइल्यूट हो गया। ठीक है, कि डाइल्यूट हो गया, क्या डाइल्यूट क्या हो गया कि ज़्यादा पानी हो गया। ठीक है, ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा हायर वाटर आउटसाइड, ज़्यादा पानी हो गया इसलिए डाइल्यूट हो गया। तो पानी कम है और सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट यानी कि थोड़ा पतला पतला। ठीक है, पानी ज़्यादा, सेल के कंसंट्रेशन कम। ठीक है, सेल कम, सेल के कंसंट्रेशन कम, पानी ज़्यादा है। ठीक है, वाटर मूव्स इन तो फिर पानी अंदर आएगा,
फिर क्या हो जाएगा, सेल जो होता है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। और आरबीसी में जब सेल श्रिंक होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में, तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलाइसिस। सोलन सेल को सोलन सेल यानी क्या होगा, टर्जिडी हो गया, टर्जिडी, ओके। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल ग्लांस में देख लेते हैं, इन ग्लैंस, ओके। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एट ग्लांस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम्स रहता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, वैक्यूल्स लार्ज नंबर में होता है, लेकिन इसमें भी होता है वैक्यूल्स, लेकिन स्मॉल नंबर में। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट रहता है, और वैक्यूल्स छोटा छोटा होता है, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में देखा जाए तो राइबोसोम्स में क्या होता है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता, नो मेम्ब्रेन, बाद बाकी सब में मेम्ब्रेन रहता है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर में मेम्ब्रेन नहीं रहता है, जीरो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की संख्या इज जीरो, नो। तो अब मेम्ब्रेन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है इसमें 2 लेयर होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी 2 लेयर होता है, क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब बाद बाकी सब में 1 लेयर होता है, ठीक है, सब में 1 लेयर होता है, 1 लेयर होता है। राइबोसोम में लेयर ही नहीं होता है। एक एक गोल्जी बॉडी भी दोनों में रहता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को डिक्टोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी राइबोसोम्स होता है। न्यूक्लियस सबसे ऊपर का लेयर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल यही जाके डीएनए में चेंज होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस सबसे अंदर का पार्ट, न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस पोर यानी कि छेद, ठीक है। अब राइबोसोम्स यहाँ है, तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। ये किसके लिए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप जो ऊपर वाला पार्ट, और एक अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लिक्विड जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कवर रहता है किससे, न्यूक्लियस इन्वेलप से, इसके इसके अंदर रहता है ये, ठीक है, ठीक है। ये भी फिर दो दो तरह का डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह, इसके अंदर रहेगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस सबसे अंदर वाला न्यूक्लियोलस, फिर क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि डीएनए वीएनए इसी के अंदर से आएगा। न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर देखा जाता है तो ये मेम्ब्रेन हो गया, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, इन्वेलप यानी ढकने का काम करेगा, किसको ढकेगा, ढकेगा न्यूक्लियस को ढकेगा, न्यूक्लियस को ढकेगा, ठीक है। इसी का काम, न्यूक्लियर इन्वेलप का काम क्या है कि साइटोप्लाज्म से अलग करना, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये काम करता है न्यूक्लियस इन्वेलप, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं मिक्स करके, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पोर्स जो था, न्यूक्लियस पोर्स। तो क्रोमेटिन मटेरियल का खोज जो था वो कौन किया था, वाल्दर एंड फ्लेमिंग, ठीक है, वाल्दर फ्लेमिंग, वाल्दर फ्लेमिंग। कब क्या था, 1879 में, ठीक है। एक होता है क्रोमोसोम्स,
ठीक है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बताया था, ठीक है, एच करके। ठीक है, 23 पेयर इधर, 23 पेयर इधर, ओके, 23 पेयर इधर, 23 पेयर इधर, ओके, ठीक है। तो फिर ये फर्दर उसको खींचा, क्रोमोसोम को खींचा, ठीक है, क्रोमोसोम को खींचा, तो फिर इसको डीएनए दिखा। डीएनए को सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग, फिर और खींचते गया तो वो फिर क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे दिखा। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखा, डबल हेलिक्स। ये सबसे पहले देखा वाटसन और क्रैक, इसीलिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो निर्माता है, जो खोजा है, वो है वाटसन और क्रैक। इसी के अंदर पाया गया जीन यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है, हेरिडिटरी में काम आता है, कौन कैसा हुआ क्या नहीं। तो बात हो रहा है डीएनए का, ठीक है। डीएनए के अंदर 4 बेस होता है। कोई बेस होता है सुने हैं, लेकिन अब कैसे होता है देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे ये हो गया डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और अगर सिर्फ एक ही है तो ये हो गया आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है किसका बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, ठीक है। सबसे पहले इसको न्यूक्लिक एसिड को कौन बताया, प्लस रिपोर्ट किया तो कौन, फ्रेडरिक मिसर, ठीक है, न्यूक्लियस से, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का 2 टाइप है, सिंपल सा बात है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है, न्यूक्लियोसाइड जो बना होता है वो न्यूक्लियोसाइड का बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड फिर 2 भाग में डिवाइड हो गया है, वो न्यूक्लियो, ठीक है। एक हो गया शुगर, दूसरा हो गया बेस। बेस मतलब नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो बेस का पहले बात किए थे डीएनए वाला। शुगर कैसे, शुगर होगा डिक्सोराइबोस शुगर होगा और राइबोस शुगर होगा। लेकिन जो बेस होगा वो बेस 2 तरह का होगा, फिर फर्दर 2 भाग में डिवाइड होगा। एक होगा प्यूराइन, दूसरा होगा पायरामिडाइन, ठीक है, ठीक है। कैसा होगा, एक होगा प्यूराइन बेस जो वो पायराडिमाइन, ठीक है। हाँ, तो प्यूराइन और पायरामिडाइन, ठीक है। तो डीएनए में प्यूराइन में होता है एडाइन, ठीक है, ग्यूनाइन, ग्यूनाइन, ठीक है। इसमें पायराडाइमाइन में होता है साइन थाइमाइन, ठीक है। ये किस में होता है, ये डीएनए में होता है सर। और इसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। और थाइमाइन की जगह यूरासिल, ठीक है। ये किस में होगा, आरएनए में, बाद बाकी सब सेम। सॉरी, एडेनाइन और थाइमाइन के साथ डबल बॉन्ड और ग्यूनाइन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। 1 मिनट, एडेनाइन के साथ थाइमाइन जाएगा, ग्यूनाइन के साथ साइटोसिन जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ये सारा डीएनए में सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरासिल। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
कौन दिया था? वाटसन क्रैक। कब दिया था? 1953। कब दिया? 1953। क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम देखा जाए 23 पेयर होता है, ठीक है। 22 पेयर होता है ऑटोसोम्स और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसको एलोसोम्स बोलते हैं, LOSOMS, सोम्स, ओके। क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सेल डिवीज़न में दिखता है। इसके बाद ये डीएनए का बना हुआ रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है प्लस प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन के कौन सा प्रोटीन रहता है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हम देखते हैं क्रोमोसोम्स कहाँ कहाँ कितना कितना पेयर में। मैन में 23 पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, डॉग्स में 78, चिंपैंजी 48 क्रोमोसोम्स पेयर, राइस 24, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम 630 किस में होता है? ओफियोक्लोजोम में, ओफियोक्लोजोम। और सबसे कम एक ये होता है मरमेसिया। डीएनए का जो एंड रहता है, ठीक है, डीएनए का जो एंड रहता है एच टाइप का जो बना हुआ रहता है, तो इसका जो एंडिंग पार्ट होता है ना उसी में रहता है टेलोमर्स। कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे डीएनए से डीएनए बनाया जाएगा, ठीक है, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ओके। अगर डीएनए को चेंज करता है आरएनए में तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर आरएनए से डीएनए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। आरएनए से प्रोटीन तो ट्रांसलेशन, ठीक है। इसका प्रोटीन के बाद कुछ नहीं बन सकता, खत्म। कोविड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ था RT-PCR, ठीक है। ये था क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि कोरोना के अंदर आरएनए था, आरएनए के अंदर पर उसको डीएनए चेंज करना पड़ता था क्योंकि हम लोग के पास डीएनए, इसीलिए RT-PCR यूज़ होता था चेक करने के लिए कोरोना है कि नहीं। आरएनए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। 3 तरह का होता है आरएनए, mRNA, ठीक है, tRNA, फिर rRNA, ठीक है। तो mRNA का काम क्या है कि ब्लड में बहुत सारा एमिनो एसिड परसेंट, शरीर में एमिनो एसिड परसेंट प्रेजेंट रहता है। तो mRNA का काम है कि आइडेंटिफाई करना गुड एमिनो एसिड, गुड एमिनो एसिड, ठीक है। tRNA का काम क्या? ट्रांसफ़र करना एमिनो एसिड। और rRNA का यानी कि रिबोसोम्स आरएनए, ठीक है। ये M फॉर मैसेंजर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, R फॉर राइबोसोम्स आरएनए, ठीक है। इसका काम क्या करना है? ये काम करेगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और ऐसे भी 10+10 यानी कि ये फूड के द्वारा आता है और ये बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है एमिनो एसिड, तो उसी को चेक करता है आरएनए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था वो साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया,
न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक लास्ट साइटोप्लाज्म बता, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स, ठीक है। इसके लास्ट में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा सेल था, ये सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म दर्भ था, इसके अंदर न्यूक्लियस था, और फिर और भी बहुत कुछ था। तो अब सब कुछ हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़ना है इसके बाद। हाँ जी, साइटोप्लाज्म देखें, साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, इन्वेलप के बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, जैसे ये रहा सेल ऑर्गेनल्स, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियस, और बीच में जो है ये सब, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म अगर मर जाता है तो इसको बोलते हैं इओसिन, ठीक है। इसी के अंदर साइटोस्केलेटन भी होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जैसे डीएनए होता है ना, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, आरएनए साइटोप्लाज्म।